नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं जेके 24/7। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त अब की बड़ी खबरों पर बातचीत करना और विस्तार से उनकी जानकारी आप तक पहुंचाना। और आज पूरे दिन कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं। पहली बड़ी खबर आज जिस पर चर्चा करेंगे, महाकुंभ में घना कोहरा छाया हुआ है और आज 11वां दिन भी है और लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान जो है वो कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, एचपीपीसी बैठक के बाद सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद अगली बड़ी खबर, अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी जानकारी है और ये भी आपको पूरी विस्तार से जानकारी इसके बारे में बताएंगे। अगली बड़ी खबर, जलगांव ट्रेन हादसे में 13 मौतें अभी तक हुई हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, उनका इलाज वहां पे चल रहा है। लेकिन बड़ी बात कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे वजह क्या है, ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर है, महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महाकुंभ प्रयागराज के अंदर चल रहा है। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है और महाकुंभ में घना कोहरा भी छाया हुआ है। तो आपको बता दें कड़ाके की ठंड में भी वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, लगातार वो बढ़ रहे हैं और 10 करोड़ के आसपास लोगों ने वहां पर जाकर स्नान भी किया है। इसके साथ साथ देश के कई बड़े राजनेताओं की तस्वीरें भी कल निकलकर सामने आई थी। ये ताजा तरीन तस्वीरें जहां पर आज घना कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है और इस धुंध के बावजूद भी लोगों में जो आस्था है, लोगों में जो इसके प्रति विश्वास है वो कम नहीं हो रहा है। दिव्य भव्य महाकुंभ जिसका नाम दिया गया है, ये लगातार वहां पर चल रहा है और दूर दूर से लोग पहुंचकर वहां पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ पिछले 11 दिनों से चल रहा है और 10 करोड़ के आसपास लोगों ने वहां पर दर्शन भी कर लिए हैं, वहां पर स्नान भी किया है। साधु संतों का जमावड़ा भी वहां पर लगा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ को किसी तरह से सुगम बनाने के लिए सरकार की तरफ से भी लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी कैबिनेट बैठक प्रयागराज में हुई थी जिसमें कई सारे प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। उसके साथ साथ महाकुंभ को और भी कैसे बेहतर बनाया जाए, आने वाले दिनों में कैसे सुगम हो, सुरक्षित हो, ये चीजें भी इसमें शामिल हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी जहां पर चंडीगढ़ से, जहां पर एचपीपीसी की बैठक हुई है, अहम मीटिंग हुई है और एचपीपीसी की बैठक में 26 एजेंडे आए हैं, 19 को मंजूरी मिली है। 804 करोड़ रुपए के एजेंडों को मंजूरी दी गई है। लगभग 804 करोड़ रुपए की मंजूरी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के 10 साल भी पूरे हो गए हैं और ये एचपीपीसी की बड़ी अहम मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में, जहां पर एचपीपीसी की बैठक में 26 एजेंडे आए हैं जिसमें 19 को मंजूरी मिल चुकी है। कुल मिलाकर 26 एजेंडे इसमें थे लेकिन 19 को जो है वो मंजूरी मिल गई है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बयान भी दिया है और साथ साथ आपको बता दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी 10 साल पूरे हो गए हैं। सीएम ने कहा कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मीडिया के सामने मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन दिया है। आज हमारे लिए बड़े ये परम सौभाग्य का दिन है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पवित्र अभियान की शुरुआत की, कुरीति समाप्त हो, हमारे हरियाणा से की थी, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की थी। इन पिछले 10 वर्षों में जो हमने हरियाणा के अंदर और पूरे देश ने इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कुरीति को समाप्त करने का काम वो किया है। अगर हम 2014 के लिंगानुपात की बात करें
तो उस वक्त 861 था, जो आज बढ़कर के 910 हो गया है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर आया है। एक कुरीति समाप्ति की तरफ जा रही है और आगे भी ये कुरीति बिल्कुल समाप्त हो। सरकार की तरफ से गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जाए। उसको लेकर के सरकार गंभीर है ताकि इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी माहौल तैयार किया जा रहा है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपने पूरे करने का अवसर उन तक पहुंचे। हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बहुत ही लोकहित विषय को लेकर के संजीदगी से काम कर रही है। आज हाई परचेज कमेटी की सुबह से बैठक चल रही है। इस बैठक में 26 एजेंडे वो आए थे। इनमें से 19 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 804 करोड़ रुपए के आज ये एजेंडे जो परचेज कमेटी के अन्य डेवलपमेंट के थे उनको मंजूरी मिली है, मंजूरी दी गई है। और जो हमने बिल्डर्स के साथ नेगोशिएशन किया है उस नेगोशिएशन के अंदर भी 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का बचा है। हरियाणा में लगातार विकास की गति तेज हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। आज के भी जो ये 408 करोड़ रुपए के 804 करोड़ रुपए के विकास कार्य और डेवलपमेंट के कार्यों के एजेंडे को मंजूरी मिली है, इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ होगा। ये 26 एजेंडे आज इसमें रखे गए थे। सर, शहरों में अब जो है मशीनों से सीवरेज की सफाई होगी, इसको लेकर भी कोई मंजूरी दी गई है? मशीनें जो है हाँ, इसके लिए भी, क्योंकि अलग अलग हैं, वो सारा का सारा डीपली प्रेस नोट के अंदर आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। कितनी मशीनें हाईटेक मशीनें हैं, उसको हमने डेफर किया है क्योंकि वो पुराने टेक्निक की थी। आज नई टेक्निक वो आ गई है। हमने कहा है कि जल्दी अगली बैठक के अंदर उस हाई टेक्निक के साथ वो एजेंडे के अंदर आए ताकि सीवरेज की सफाई हो, उसके अंदर मशीन के द्वारा उसको किया जाए और जो हमारे सीवरेज के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको उस समस्या से न जूझना पड़े। नहीं, देखिए, कोई ढिलाई नहीं है। हमने सरकार को अभी पिछले दिनों अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इसको लेकर के हमने गंभीरता से और उसी संजीदगी से काम करना है ताकि इस कुरीति को हम जड़ से समाप्त कर सके। इसके अंदर सामाजिक लोगों का भी हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हमारी जो सरपंच बहनें हैं वो अपने अपने गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई को लेकर के एक एम्बेसडर के रूप में काम करें ताकि इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सके। हमने पिछले दिनों अधिकारियों की बैठक के अंदर ये बात कही थी और गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस तरह से ब्रेक से पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन अब हरियाणा कैबिनेट की अहम मीटिंग होनी है और ये आज होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आपके सामने। हरियाणा बजट सत्र को लेकर आज कैबिनेट बैठक है, क्योंकि बजट सत्र का अब दौर शुरू हो रहा है। बैठक में तय की जाएगी बजट सत्र की तारीख। बजट सत्र की तारीखें आएंगी, उसके बाद सत्र चलेगा, बजट भी पेश होगा। उसको लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। तारीख तय होगी। लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी मिल सकती है और इसमें 2100 रुपये भी मिलेंगे। ये बड़ी घोषणा हो सकती है। बहुत अहम बैठक बताई जा रही है। कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में होंगे, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। हरियाणा बजट सत्र को लेकर आज की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और सारे कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, आज कैबिनेट बैठक है और कितनी महत्वपूर्ण बैठक है बजट के नजरिए से और इस बजट सत्र के नजरिए से? संदीप को लेकर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से लगातार जिस तरह से जनता को सीधा सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके, उसको और ज्यादा धरातल पर उतारने को लेकर ये बैठक होकर रही है। और इसमें महिलाओं को सशक्त कैसे किया जा सके, महिलाओं को कैसे आगे लाया जा सके, इस पर भी जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, हरियाणा सरकार के 100 साल 24 तारीख 100 दिन माफी चाहूंगा पूरे हो रहे हैं सरकार के कार्यकाल के, और ऐसे में 24 तारीख को 8 ऐसी बड़ी योजनाओं को सरकार जो है जनता को समर्पित करने का काम करेगी। उससे पहले ये बैठक हो रही है और बैठक में कई ऐसी चर्चाएं जिसका जनता को सीधा लाभ दिया जा सके, इसी को लेकर सबसे बड़ा जो बात कही जा रही है वो महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। जो चुनाव के समय जो सरकार की ओर से वादे किए गए थे, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही गई थी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, कैसे उसको जो है लागू किया जाए, इसको लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही जो सरकार जो बात कर रही थी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें जो लखपति दीदी के नाम से सरकार की स्कीम थी, उसको कैसे और जन जन तक पहुंचाया जा सके, महिलाओं को घरों तक उसको पहुंचाया जा सके, इस पर चर्चा होनी है। और कई ऐसे विषय हैं जिन पर जो है मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो बैठक में मौजूद होंगे। और 11 बजे का समय रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के जितने भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उस बैठक में पहुंच रहे हैं। और इसके बाद जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों बाद, तो उस पर भी चर्चाएं होने संभव। जी, आवाज आ रही है? संदीप, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात है हरियाणा को लेकर। और क्या रहेगा पूरा बजट का जो प्रारूप है, किन किन को, किस वर्ग को ज्यादा यहाँ पर जो है वो आगे लाया जाएगा, चाहे वो किसान हो या बाकी अन्य लोग हों, क्योंकि किसान बहुत मात्रा में है हरियाणा के अंदर, ये रीढ़ की हड्डी है। तो क्या किसानों को लेकर भी कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं या उनको लेकर भी कोई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं, किसानों को लेकर खास तौर पर? ये तो देखिए, सरकार जो इस बार बजट हरियाणा का बना रही है वो बहुत ही सोच समझकर और हर पहलू को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन पर खुद वित्त मंत्रालय का भार है, तो ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा कि किसानों के बीच जाकर और जो किसानों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ थे उनके बीच जाकर बैठक करते हैं, उनसे राय लेते हैं बजट को लेकर। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे राय लेते हैं, और फिर जो पतियों से एक जो है गेट टुगेदर होता है, उनसे राय ली जाती है। और इतना ही नहीं, अब सरकार की ओर से एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें लोग बजट को लेकर अपनी राय रख सकते थे और उनसे जो है सलाह ली जा रही थी और अपनी मांगों को जो है लोग रख सकते थे। ऐसे में करीब 2500 से अधिक लोगों की जो है बातें उस पोर्टल पर जो है सामने आई हैं और सरकार उन चीजों को समझ रही है और इनके आधार पर बजट बनाने का काम कर रही है। हालांकि जिन जिन चीजों पर चर्चाएं हुई हैं आज उसमें बजट सत्र में से पहले जो है कैबिनेट की बैठक हो रही है और उसमें इन चीजों को रखा जाएगा कि कितना बजट किस चीज को चाहिए और जो मंत्री हैं या फिर विधायक हैं उनको किन किन चीजों से जुड़ी हुई जो मांगे हैं उनकी आ रही हैं, उन चीजों को कैसे उस बजट में शामिल करा जाए, उसी चीजों का ध्यान में रखते हुए सरकार इस बजट को बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये जानकारी साझा करने के लिए। संदीप हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। आगे बढ़ेंगे। हरदेव स्मृति भवन में जन समस्या समाधान कार्यक्रम धनबाद पुलिस की ओर से चलाया गया है, जिसमें लगातार प्रयास किया गया कि शिकायतकर्ता के समाधान का यथाशीघ्र समाधान किया जाए। गोविंदपुरी के जी केंद्र पर एसपी अजीत कुमार मौजूद थे। वहां 3 समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया, जबकि 12 समस्याओं का त्वरित समाधान हो इसका प्रयास किया गया। वहीं 37 समस्याओं को आंचल एवं प्रखंड कार्यालय भेज दिया गया है।
देखिए, उपलब्धि पुलिस से जितनी जुड़ी समस्याएं हैं उसमें हम लोग त्वरित समाधान कर पा रहे हैं। दूसरे विभाग से जो समस्याएं मिली हैं उनमें बहुत समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया है, बट बहुत समस्याओं का समाधान जिसका नहीं निकला उसका रिव्यू शुरू हो गया है कि आखिर जो समस्याएं जनता की हैं उसका समाधान त्वरित किस आधार पर निकले, क्या ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, क्या ऐसा तंत्र डेवलप किया जाए कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकल जाए। इस बात की समीक्षा हो रही है। अभी तक कितने प्रतिशत में अगर हम बात करें, कितने प्रतिशत समस्याओं का समाधान जो कृषि विभाग के विभाग या जो प्रशासनिक ये लगभग 70% समस्या समाधान निकल गया है। पुलिस का जितना समस्या समाधान आ गया 100% हो गया है। बाकी विभाग से आए हैं उसमें लगभग 20% का समाधान हो गया है और बाकी का समाधान का समीक्षा की जा रही है कि आखिर समाधान नहीं निकल पा रहा है, किस कारण से नहीं निकल पा रहा है। उसके लिए हम लोग मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, उसके तंत्र विकसित कर रहे हैं कि निकल जाएगा समाधान। कौन से विभाग में सबसे अधिक समस्या हो रही है? जमीन से संबंधित, मैक्सिमम जमीन से संबंधित समाधान अभी तक पुलिस कर पाई है, वो कौन सा मामला है? जो पुलिस से संबंधित मामला है। लखनऊ नगर निगम में ट्रांसफर, पोस्टिंग और चार्ज देने के नाम पर भ्रष्टाचार पहले से ही चरम पर है। लखनऊ नगर निगम के जोन 3 कार्यालय में एक बार फिर से भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जहां द्वितीय श्रेणी लिपिक अरुण कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसको पहले से निर्धारित कार्य कल्याण मंडप का चार्ज दिया जाना था, जिसका पहले से आदेश अनुसार भी था। बावजूद इसके हाल ही में एक ही पटल पर वापस आए अन्य लिपिक सुरेंद्र मोहन पांडे को पटल ट्रांसफर नीति के विरुद्ध जाकर कल्याण मंडप का ही चार्ज दे दिया गया है। ऐसे में जब पहले से कार्यरत लिपिक अरुण कुमार ने जोनल अधिकारी से जानकारी चाही तो जोनल अधिकारी ने कर्मचारी से अभद्रता की और कार्यालय से बाहर जाने को कहा। ऐसे में साफ है कि हाल ही में आए लिपिक को रातों रात कल्याण मंडप का चार्ज दे दिया गया, जबकि पहले से आदेशित कर्मचारी वहां तैनात था। इस मामले में कर्मचारी ने नगर आयुक्त से गुहार लगाई है कि मामले की जांच की जाए। नाम अरुण कुमार सिंह है। मैं द्वितीय श्रेणी लिपिक पद पर जोन 3 कर विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा कल मुझे जानकारी हुई कि सुरेंद्र मोहन पांडे जो कि उनको कल्याण मंडप चार्ज का परसों आदेश कर दिया गया, संज्ञान में आया और रातों रात उनको चार्ज दे के वहाँ कार्यरत कर दिया गया। इस संबंध में जब मैंने जोनल अधिकारी से वार्ता करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ कि भाई ये नगर आयुक्त के दिए गए आदेशों के विरुद्ध पटल परिवर्तन के तहत वहीं पे पूर्व में कार्यरत रह चुके थे और 3 साल के बाद उनको वहाँ से हटाया गया है, तो किस आपने उनके आदेशों को अवहेलना करके उनको कैसे फिर से तैनाती दे दी, बल्कि मेरा आदेश 6 महीने पहले से था। आपके पास पहले से कल्याण मंडप का आदेश था? हाँ, माननीय पूर्व जोनल अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री द्वारा किया गया था, लेकिन मुझे चार्ज नहीं दिया गया और इनको दे दिया गया। चार्ज नहीं दिया गया आपको? अब इस संबंध में जोनल अधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने कोई बात करने से इनकार कर दिया और अभद्रता की और कार्यालय से बाहर जाने के लिए बोला, जो कि बहुत ही मेरे साथ गलत हुआ। और अब मैं नगर आयुक्त से, आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से गुहार करूंगा कि उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए अवश्य कार्रवाई करें। लेकिन जब आप जोनल अधिकारी के पास गए, आपके पास आदेश की कॉपी थी, तो किसी दूसरे को कैसे आदेशित कर दिया उस कल्याण मंडप के लिए? अरे ये तो अब संदिग्ध मैटर प्रतीत होता है, कुछ भी बताने से वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे। किसको किया है अलर्ट और कब वो वहाँ आए हैं जोन 3 में? सुरेंद्र मोहन पांडे को द्वितीय श्रेणी लिपिक है, उनको अलर्ट किया। वो जोन 2 से अभी कुछ समय 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही संज्ञान में वहाँ पे आए हैं और गोपनीय तरीके से किसी को जानकारी नहीं दी गई और उनको कल्याण मंडप दे दिया गया। बल्कि अभी 30 जून को 155 बाबुओं की जो लिस्ट निकली थी उस पर उसी पटल पे कार्य थे कल्याण मंडप पे, जिसके कारण ही उनको वहाँ से हटाया गया था। अब आगे मैं चाहता हूँ नगर आयुक्त संज्ञान इसकी जांच करके संज्ञान ले, जो सही है वो करें। उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी उसको इसकी जांच हो कि वो पहले कहाँ पटल परिवर्तन के तहत उनका ट्रांसफर किया कल्याण मंडप में, 3 साल पहले थे या तक रहे, उसके बाद उसका जोन 2 भी हुआ था या नहीं, सारी जाँच करें और उसके बाद जो जैसा हो निर्णय लें। जी हाँ, हम न्याय चाहते हैं। तो वहीं लखनऊ में महंत राजू दास के बयान के बाद सियासी घमासान बच गया है। ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया है। यह प्रदर्शन हजरतगंज चौराहे पर किया गया है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर आक्रोश जताया है। राजू
चलिए, इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।